दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने परिवार उज्ज्वल क्लासेस 47 पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो क्लास 12th में हर बार पूछा जाता है। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग ज़्यादा देर तक पढ़ें, ज़रूरी ये है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग इसी चीज़ को देखने वाले हैं, जो चीज़ एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो गद्य जो है वो 10 नंबर का पूछा जाता है, तो हम लोग गद्य से ही शुरू करेंगे। पहले जीवन परिचय देख लेंगे हम लोग। जो है गद्य में वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय देखेंगे, फिर उसके बाद आचार्य हृदय प्रसाद द्विवेदी का देखेंगे, फिर उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तीन जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय बहुत है, इससे ज़्यादा आप नहीं देखेंगे। उसके बाद फिर उसके बाद हम लोग पद्य में चलेंगे। पद्य में जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय इम्पोर्टेंट है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका इम्पोर्टेंट नहीं है। सुमित्रानंद पंत जी का इम्पोर्टेंट है। महादेव वर्मा का इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग इसमें से महादेव वर्मा का और जयशंकर प्रसाद का, मैथिली सुमित्रानंद पंत का, ये 3 जीवन परिचय याद कर लेंगे तो आप लोगों का काम हो जाएगा। आप लोगों का 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। और गद्य और पद्य में दोनों याद कर लेंगे तो आप लोगों का 10 नंबर फिक्स हो जाएगा। वासुदेव शरण अग्रवाल, इनका जीवन परिचय आप जरूर याद करके जाइएगा। 3 जीवन परिचय आप लोगों को याद करना है, वासुदेव शरण अग्रवाल का, आचार्य हृदय प्रसाद द्विवेदी का, और उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। आप लोगों को ये फणेश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है, इसको पढ़ के जाना है, पंचलाइट। फिर अमरकांत जी का है बहादुर, ये भी पढ़ लेना है। 2 चीज़ पढ़ लेंगे बहुत हो जाएगा। एक और आप पढ़ सके तो पढ़ लेना, ध्रुव यात्रा। ध्रुव यात्रा पढ़ लेना, बस यही 3 बहुत है, इसमें से ही आपका फंस जाएगा। इससे बाहर आप लोगों को नहीं पढ़ना है। संस्कृत दिग्दर्शिका में आप लोगों को भोजस्य दार्यम, ये चैप्टर पढ़ के जाना है, ये इम्पोर्टेंट है। संस्कृत भाषा या महत्वम, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पढ़ के जाना है आप लोगों को। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जातक कथा, उसके बाद सुभाषित रत्नानी। ये जो है, ये सुभाषित रत्नानी ये पद्य में आता है, संस्कृत के पद्य में, काव्य में आता है। तो यहाँ से जो है अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद काव्य सौंदर्य के तत्व, यानी कि ग्रामर जिसे कहते हैं, हिंदी ग्रामर। आप लोगों को रस पढ़ के जाना है, अलंकार पढ़ के जाना है, छंद पढ़ के जाना है। अगर आप लोगों ने ये 3 तैयार कर लिए, रस छंद अलंकार, तो आप लोगों के 6 नंबर फिक्स हो जाते हैं। उसके बाद आप लोगों को पत्र लेखन भी लिख के जाना है, और निबंध भी देख के जाना है। आप लोग अगर सामान्य हिंदी वाले हैं तो सामान्य हिंदी वाले में संधि, समास और प्रत्यय, ये तीनों नहीं है, न कि वो है विभक्ति परिचय है। और कुछ आप लोगों को नहीं देखना है। फिर हिंदी व्याकरण में शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सब देख के जाना है। और सामान्य हिंदी वाले के लिए ये वाक्यों में त्रुटि ये भी है, बहुत लोग कहते हैं कट गया है, लेकिन ये कटा नहीं है। लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, ये भी देख के जाना है। और इधर अपने ज़िले के हिसाब से देख के जाना है। ये खंड काव्य मुक्ति यज्ञ, आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप लोग मुक्ति यज्ञ पढ़ रहे हैं तो एक ही चीज़ पढ़िएगा, या तो उस नायक या नायिका जो भी है उसका चित्रण याद कीजिएगा, या कहानी पढ़िएगा। आइए हम लोग चलते हैं खंड काव्य में कि देखें किस जिले में कौन कौन सा चैप्टर है। चलिए, हम लोग आ चुके हैं खंड काव्य पे, तो आइए देखते हैं खंड काव्य। ये देखिए, मुक्ति यज्ञ जो है कानपुर के लिए, जौनपुर के लिए, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितपुर जनपद के लिए ही है, और अन्य जनपद के लोग इसको नहीं तैयार करेंगे। मुक्ति यज्ञ में आप लोगों को ये सब नहीं पढ़ना है। आप लोगों को सिर्फ जो है वो गांधी जी का चित्रण ही आपको पढ़ के जाना है। सब सिर्फ आपको इतना ही बस पढ़ना है, इसके इधर का नहीं पढ़ना है। ये कहानी है, ऑप्शन में आता है, जो
नायक का जो चित्रण है वही आपको पढ़ के जाना है, वही लिख के आना है। ये 3-4 लाइन का है, 3-4 पैराग्राफ में, जो आप लोगों को अच्छे मार्क्स दिला देगा। खंड काव्य से 5 अंक के प्रश्न आते हैं, तो आप लोगों के फिक्स हो जाएंगे। महात्मा गांधी का चित्रण इसमें याद कर लीजिएगा। और फिर आता है आपका सत्य की जीत। ये जो है झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत, लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर के लिए हैं। आप लोग इसमें जो है, इसमें भी चरित्र चित्रण दिया है, तो यही चरित्र चित्रण जो है पढ़ लेंगे ना तो इसमें काम आपका हो जाएगा। चरित्र चित्रण ही पढ़ के जाना है। और जैसे कहानी, अगर आप लोगों को जैसे कहानी आता है, अभी याद कर लिए हैं तो ठीक है, वही कहानी ही लिखेंगे। अगर आप लोग नहीं याद करते हैं तो देख लीजिएगा, ये चरित्र चित्रण ही लिखना है। फिर उसके बाद रश्मि रथी। रश्मि रथी जो है वो वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया के लिए हैं। इन जनपदों के लिए रश्मि रथी है, जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित है। आप लोग अपने हिसाब से जिला वाइज देख लीजिएगा, आपके जनपद में कौन सा है। इसमें आपका जो है, अगर आप लोग 10वीं में कर्ण का चरित्र चित्रण पढ़े होंगे तो इसमें कर्ण का चरित्र चित्रण भी है, तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। जो वाराणसी, बुलंदशहर और मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया से बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद है आलोक वृत्त, गुलाब खड़ेलवाल का है। गुलाब खंडेलवाल का है। ये प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुर, मिर्ज़ापुर, सीतापुर के लिए हैं। आप लोग अपने हिसाब से खंड काव्य देख लीजिएगा। अभी हम आप लोगों को बताएंगे गद्य और पद्य में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पढ़ना है वही जो आए एग्ज़ाम में, तभी आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। फिर उसके बाद 5वां जो है त्यागपथी। ये रामेश्वर शुक्ल अंचल जी द्वारा लिखित है। ये जो है इन जनपदों के लिए है, आप लोग देख लेंगे। आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहांपुर, बाराबंकी। आप लोग देख लेंगे। हम एक एक चैप्टर आप लोग का क्लियर कराएंगे। अभी एग्ज़ाम में बहुत दिन तो नहीं है, लेकिन इतने में हम लोग आपका कवर करा देंगे। आप हमसे जुड़े रहिएगा। और वीडियो पसंद आई हो, अगर आप लोगों को कुछ इससे हेल्प मिला हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और आप लोग बताइएगा कि हम लोग किस ज़िले से हैं, तो इस तरह से हम वीडियो आपका बना देंगे। फिर आप ये संस्कृत है, भोजस्य दार्यम। ये पद्य में भी आता है, गद्य में भी आता है। ऊपर वाला जो है ये गद्य में आ जाएगा, और ये जो बीच वाला है ये पद्य में आ जाएगा। तो आप लोग देख के पढ़िएगा। इसको भी हम पढ़ा देंगे, ऐसे बुक से पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं। ये संस्कृत भाषा है महत्व, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आप लोगों को पढ़ के ही जाना है। ये पूरा पढ़ना है आप लोगों को। ये अगर मान के चलिए, अगर 7 पेपर बन रहा है, 7 मॉडल पेपर बन रहे हैं, तो उसमें से ये 4 में तो पक्का रहेगा, 4-5 में पक्का ही पक्का ये आता ही आता है। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, ये भी पढ़ के जाना है, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ये 4-5 लाइन का है, 2 पैराग्राफ है, ये पढ़ के जाना है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ नहीं। ये आप लोग फिर आ जाइएगा जातक कथा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ के जाना है। इसमें भी गद्य और पद्य दोनों में से आता है। ये 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जिसको पढ़ के ही जाना है, और इसमें से आप लोगों का एक ना एक फिक्स है, आएगा। अगर 7 मॉडल पेपर बन रहे हैं तो उसमें से एक ना एक इसमें से आएगा ही आएगा। और अगर आप लोगों का ठीक रहा, पढ़ेंगे अच्छे से, तो 14 नंबर यहाँ से ही फिक्स हो जाएगा। अगर यही पढ़ लिए, बहुत बार ऐसा हुआ है, गद्य में ये आया है, पद्य में ये आया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। गद्य पद्य में ये आया है, पद्य में ये आया है, दोनों में काम हो गया है, 14 नंबर मिल जाते हैं।
और अच्छे से लिख के आइए। हम आपके लिए एक लिखने का भी तरीका बताएंगे, कैसे लिखा जाता है, कैसे बोर्ड में मार्क अचीव किए जाते हैं। ये सुभाषित रत्नानी, ये भी चैप्टर बहुत अच्छा है, इसको मैं खुद पढ़ाऊँगा। ये बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें से 2-3 जो हैं वो बहुत अच्छे श्लोक हैं। ये भाषा मुख्या मधुरा दिव्याण गिर्वाण भारती तस्य ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। ये वाला इम्पोर्टेंट है, पहला भी इम्पोर्टेंट है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पाँचवां भी, छठवां भी, सातवां भी, और उसके बाद ये भी। यहाँ 10 तक तो बहुत इम्पोर्टेंट है। 10 के बाद जो है वो कम हो गया, तो 10 तक आप लोग पक्का तैयार करके जाइएगा। और इधर विशेष ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इधर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। ओके। महामना मालवीय, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें से ये ऊपर वाला देख लेंगे, ऊपर वाला ज़्यादा आता है पैराग्राफ। और कहानी की तरह पढ़िएगा, वैसे आप लोग याद करेंगे या ऐसे तो नहीं हो पाएगा। कहानी की तरह पढ़िएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा। ये पंचशील सिद्धांत, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने आप लोगों को 4-5 जो चैप्टर है वो काट के बताया है, यही आप लोगों को पढ़ना है। इसमें से अगर आप सामान्य हिंदी वाले हैं तो सामान्य हिंदी वाले के लिए भी यही है, और अगर आप वो सिर्फ हिंदी वाले हैं तो वो भी ऐसे ही पढ़ेंगे, अलग से कुछ नहीं। अथवा में दिया रहेगा ना, जितना हम बता दिए हैं अथवा में दिया रहेगा, पक्का आएगा ना हो तो आप लोग मॉडल पेपर उठा के चेक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आते हैं काव्य सौंदर्य के तत्व, रस, छंद, अलंकार। आप लोगों को इसमें से ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, ये अस्थाई भाव इसके याद करने हैं, रस के अस्थाई भाव याद करने हैं आपको। इसमें से आप लोगों को श्रृंगार रस पढ़ना है, ये भी मैं बताऊंगा, इस पे वीडियो आएगी। और कौन कौन से चैप्टर किस सब्जेक्ट से आप लोगों को नहीं आते हैं हमें बताइएगा, हम उस पर भी लाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए वियोग श्रृंगार और ये संयोग श्रृंगार, श्रृंगार के 2 पार्ट होते हैं, तो आप लोग को पढ़ के जाना है, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हास्य रस, ये भी आता है, करुण रस, और फिर वीर रस, रौद्र रस। इतना आप लोग को पढ़ के जाना है सामान्य हिंदी वाले के लिए, और इसमें से साहित्यिक हिंदी वालों को का भी आ जाएगा, यही सिलेबस है सबका। और 2-2 जो है वो उदाहरण लिख के जाने हैं, क्योंकि बोर्ड के हॉल में जो है वो भूल जाते हैं कई लोग, तो इसके लिए आप लोग को पहले से तैयार रहना है। इस शांत रस कुछ नहीं, इन लोगों का बस अस्थाई भाव आप लोग याद कर लीजिएगा, बस काम हो जाएगा। अलंकार, अलंकार में तो आप लोगों को सब पढ़ के जाना पड़ेगा, अलंकार में कोई वो तुक्का नहीं चलता है। अनुप्रास अलंकार, हाँ बहुत लोग पूछते हैं, जैसे अनुप्रास अलंकार है उसका परिभाषा डिफिनेशन जो है वो हम लिख दिए हैं, उदाहरण लिख दिए हैं, तो ये समझाना भी ज़रूरी है कि नहीं, ये कैसे कैसे नहीं, तो वो सब ज़रूरी नहीं है। 2 नंबर आप लोगों को बस एक मिलता है डिफिनेशन के लिए मिलता है, और एक उदाहरण के लिए मिलता है। जैसे उपमा अलंकार हुए तो उसके कई पार्ट होते हैं, तो समझाना ज़रूरी नहीं है, ऐसे भी नंबर मिलता है। यमक अलंकार, एक लाइन लिख के उसके बाद उदाहरण लिख देंगे तो आपको मिल जाएगा नंबर। श्लेष अलंकार, फिर अर्थालंकार में देखिए उपमा अलंकार, देखिए मैंने बोला था ना, उपमा अलंकार जो उसका है डिफिनेशन वो लिखेंगे और फिर उदाहरण लिखेंगे। फिर कैसे है ये उपमेय, उपमा, साधारण वाक्य, वाचक, ये सब नहीं लिखना है। ऐसे ही आप लोगों को 2 नंबर इसी के मिलते हैं, एक उदाहरण के और एक जो है डिफिनेशन के। इसको ही हम पढ़ाएंगे पूरा। रूपक अलंकार देख लीजिएगा, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इधर भी एक होगा, हाँ उत्प्रेक्षा अलंकार, ये भी आप लोग को पढ़ के जाना। ये भ्रांतिमान, वांतिमान अलंकार, ये पढ़ के जाना नहीं है सामान्य हिंदी वाले के लिए। और साहित्य वो हिंदी वालों भी इसमें आ जाएगा, हिंदी वालों का भी। छंद, छंद देखेंगे हम लोग। चौपाई आप लोग को पढ़ के जाना है। चौपाई सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगड़ और तगड़ होता है, ये आप लोग को लिखना है। उसके बाद वो अगर आप लोग को हनुमान चालीसा या कोई भी एक चौपाई याद है तो वो लिख के आ जाएंगे, वो बहुत है। अगर आप लोग का मन है तो ये दिखा दीजिएगा, 1 1 1 2 1 2, इसे लघु कहते हैं, इसे गुरु कहते हैं। इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, कैसे होता है क्या, आप लोग को सब सिखाया जाएगा यहाँ पे।
और हाँ, अगर आप लोग को थोड़ी सी भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जो चैनल पे नए हैं। फिर उसके बाद दोहा, दोहा भी आप लोगों को एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है, सोठा भी, रोला भी। लेकिन अगर आप लोग स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं तो देखिए ये 4-5 हैं, 5 तो है, एक चौपाई, दोहा, सोठा, रोला और कुंडली। इसमें से आप लोग को 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3 याद करके जाना है। चौपाई, दोहा, सोठा या रोला, कुंडली, चौपाई, जो मन हो सिर्फ 3 याद कर लीजिए, 3 में काम हो जाएगा आप लोगों का, इनफ है 3। ज़्यादा याद करने की जो 2 आएगा उसमें से ऑप्शन में आएगा तो यही नहीं रहेगा कि कुंडली और रोला ही दे दें, कुंडली दोहा दे देगा, कुंडली सोठा दे देगा। तो आपको एक लेकिन अच्छे से याद होनी चाहिए। ओके, फिर उसके बाद ये पत्र लेखन भी हम आप लोगों को सिखाएंगे कैसे लिखा जाता है, कॉपी कैसे लिखी जाती है या पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है, ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। कुटीर उद्योग और उसके बाद ये नाली साफ करने के लिए पत्र, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर वो हैं, टॉपिक हैं। निबंध लेखन को आप लोग जैसे जिस पे विज्ञान पे निबंध लिखना है तो विज्ञान पहले रूपरेखा पर आपको 2 अंक मिलते हैं, उसके बाद 5 अंक जो है वो ऐसे ही मिलते हैं। आप लोगों को रूपरेखा पे 2 अंक और वो जो आप लोग पूरा इंफॉर्मेशन उसके लिए देते हैं उसके लिए आपको 7 अंक मिलते हैं। तो जैसे आप लोग विज्ञान, वरदान या अभिशाप ये है, इसका आप रूपरेखा बनाएंगे। रूपरेखा एकदम सिंपल, 2 अंक आप एकदम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। पहले विज्ञान हेडिंग डालेंगे, फिर विज्ञान एक अभिशाप हेडिंग डालेंगे, इसके लाभ क्या हैं ये बताएंगे, अभिशाप में आप हानि बताएंगे और वरदान में आप लाभ बताएंगे। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखिए हमें विज्ञान पे निबंध लिखना है तो हम क्या करेंगे, पहले ऐसे रूपरेखा पहले बनाएंगे। एक ऐसे बॉक्स लेंगे, मतलब वही आप लोग जैसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे रूपरेखा डालेंगे, रूपरेखा। उसके बाद विज्ञान, वरदान ये एक, उसके बाद यहाँ पे लाभ ऐसे, फिर उपयोग। हम लाभ, विज्ञान को लाभ के रूप में भी उपयोग करते हैं, हानि के रूप में भी उपयोग करते हैं। तो कैसा इसका उपयोग है लाभ में वो लिखेंगे हम। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 डाल देंगे। फिर उसके बाद ये दूसरा है विज्ञान अभिशाप। और हाँ, एकदम अच्छे राइटिंग में दूर दूर लिखना है आप लोगों को, तभी नंबर मिलेंगे, नहीं तो ऐसे ही नंबर कट जाता है। फिर यहाँ पे रोमन अंक में हानि लिखनी है, हानि, और फिर दूसरा इसका भी उपयोग लिखना है आप लोगों को कि इसका उपयोग कैसे कर रहे हैं कि हानि पहुंच रही है। तो ये 4 हेडिंग ऐसे हो गए हैं। उसके बाद फिर यहाँ तो जगह नहीं बची, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, निष्कर्ष या उपसंहार। पहले इधर हाँ एक बात और है, प्रस्तावना भी लिखना जरूरी है, ठीक। तो आपको 7 अंक, पहले 2 अंक इस रूपरेखा को आपको मिलेंगे, यहाँ पे उपसंहार ये तीसरा, तो आपको 2 अंक इस पे मिलेंगे, 2 अंक इस पे मिलेंगे। उसके बाद 2 अंक इस पे मिलेंगे, 4 अंक, 2 अंक आपको इस पे मिलेंगे, 6 अंक, और 2 अंक इस पे मिलेंगे, 8 अंक, और 1 अंक आपके राइटिंग पे मिलेगा। आपका राइटिंग कैसा है तो उस पर 1 अंक मिलेगा। अगर राइटिंग नहीं सही है तो 1 अंक वो भी जाएगा, और उसके बाद जो इसमें से लिखे हैं आप, इसमें से भी 1 अंक जाएगा। तो आप लोगों को राइटिंग
राइटिंग आप लोगों का अगर सही नहीं है तब भी आप ऐसे दूर दूर लिख सकते हैं। जैसे कुछ भी लिखना है, विज्ञान एक अभिशाप, जैसे विज्ञान एक अभिशाप, अभिशाप, तो ऐसे आप दूर दूर लिखेंगे तो भी आप लोगों को अच्छा नंबर मिल जाएगा। मेरी राइटिंग सही तो नहीं है लेकिन दूर दूर लिखने पे अच्छा लगता है, तो आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। चलिए फिर आइए हम लोग चलते हैं अब गद्य और पद्य के इम्पोर्टेंट चैप्टर की तरफ। अगर आप समान हिंदी वाले हैं तब तो ठीक है, और हिंदी वाले हैं सिर्फ, तो आप लोग को संधि भी पढ़ना पड़ेगा। संधि आप लोग को संधि, समास, प्रत्यय, विभक्ति ये सब भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोग सिर्फ हिंदी वाले हैं, जो 8 लिए होंगे वो जानते होंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम लोग आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहें। और किस चीज़ पे इस पे वीडियो चाहिए आप लोगों को, हिंदी में कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करिए, हम उस पर वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। और एक अपठित गद्यांश भी आता है, गद्यांश या पद्यांश जो भी आप कह लीजिए, अपठित भी आता है। तो उसमें कुछ करना नहीं है आपको, जो जैसा है वैसा ही उतार देना है, प्लस थोड़ा सा उसका भाषा मतलब अपने भाषा में बस लिख देना है। उसके बाद उसका जो वो आता है, क्वेश्चन आता है, तो दिया रहता है क्या पूछ रहा है, उसमें से खोज को लिखना है। लेकिन एक बात ज़रूर, पूरा गद्यांश पूरा जो दिया है उसको पढ़ के ही जाना है। 15 मिनट आपको मिलता है तो 5 मिनट गद्यांश पढ़ने में ही लगाना है। फिर चलिए आइए हम लोग चलते हैं गद्यांश और पद्यांश की तरफ, जहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। 10-10 अंक के आते हैं गद्यांश और पद्यांश। आइए वही चेक करते हैं क्या क्या आप लोगों को पढ़ना चाहिए। राष्ट्र का स्वरूप जो है वो डॉक्टर वादेश्वरण अग्रवाल का है, पहला चैप्टर। इनकी भी जो है वो देख लीजिए। अगर आप लोग को साहित्यिक परिचय पूछे तो एकदम ऐसे ही बना के लिखना है आप लोग को साहित्यिक परिचय। जल्दी से आप बता के ख़त्म कर देंगे वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्र का स्वरूप, ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा पढ़ के ही जाना है। अगर आप लोगों को कहीं पे भी लगे कि ये दिक्कत है मुझे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ओके। राष्ट्र का स्वरूप, और यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, हर में आएगा। 7 मॉडल पेपर बनते हैं तो सब में आएगा, क्योंकि ये पहला चैप्टर है। बोर्ड वालों को भी पता है, पहला सबको आता है तो वो एक देते हैं ताकि एवरेज बच्चा भी निकल जाए, अच्छे से पास हो जाए। रॉबर्ट नर्सिंग होम में ये भी अच्छा चैप्टर है, इसको भी आप लोगों को पढ़ के जाना है। आचार्य जयप्रसाद द्विवेदी का ये अशोक के फूल चैप्टर से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसको भी आप लोगों को पढ़ के जाना है। 10 नंबर ऐसे ही नहीं मिलेंगे। और आप लोगों को संदर्भ भी लिखना है। संदर्भ जैसे वो बोलता नहीं संदर्भ लिखने के लिए, बोलता है कि वो नाम लिखिए, आप जिस चैप्टर से लिए गए उस चैप्टर का नाम लिखिए। तो आप डायरेक्ट डालेंगे पाठ का नाम। जैसे पाठ का नाम क्या है, अशोक के फूल अगर है, आप लोग जान चुके हैं तो ऐसे लिखेंगे अशोक के फूल। मेरी तरह यहाँ पे ब्लैक पेन का यूज़ करेंगे, या यहाँ पे वाइट कर ब्लू कर लीजिएगा, यहाँ पे ब्लैक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे लेखक का नाम, लेखक या लेखक लिख दीजिए, या लेखक का नाम लिख दीजिए, जो भी लिखिए, लेखक का नाम। तो इसके लेखक कौन है, डॉक्टर आचार्य जयप्रसाद द्विवेदी जी। तो यही लिखना है आप लोग को, जैसे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऐसे ही आप लोग को लिखना है। आप लोग को समझ में आ गया। ये इस पे भी 2 नंबर मिलते हैं, संदर्भ या वो जो नाम है। एक नंबर पाठ पे मिलता है, किस पाठ से लिए गए हैं, एक नंबर लेखक पे मिलता है। ये कौन है, ये नहीं है, सही है। हाँ, ये भाषा और आधुनिकता इस चैप्टर से भी आता है। वो 2 चैप्टर आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, पहला और दूसरा।
अशोक के फूल, और उसके बाद क्या है भाषा, और ये तो ठीक है। और उसके बाद क्या है, एक चैप्टर का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है, वो राष्ट्र का स्वरूप, और एक है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, वो दो जरूर तैयार कर लीजिएगा आप। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका भी जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है, इनको भी पढ़ के जाइएगा। हम और हमारा आदर्श छोटा चैप्टर है और जल्दी कवर हो जाएगा। फिर चलिए आइए देखते हैं वो पद्य में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, इनका जीवन परिचय याद करना है, सब बताएंगे। ये नहीं, सामान्य हिंदी वाले में ये नहीं है। सामान्य हिंदी वाले पहले देखिए। पवन द्वितिका, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इनका भी अगर जीवन परिचय आप तैयार कर सकते हैं तो तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद पवन द्वितिका, ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बैठी खिन्नायक दिवस में, गेह में थी अकेली, आते आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को लेके, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। इस एक पैराग्राफ का अर्थ हम आपको बताते हैं। बैठी खिन्नायक दिवस में, गेह में थी अकेली, राधा जी अकेली बैठी थी कहाँ पे, एक दिन राधा जी अपने घर में अकेली बैठी थी, उनके जो आंसू हैं वो आके उन जहाँ वो बैठी थी उस धरती को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को लेके, प्रातः वाली सुपवन वातायनों से। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को लेकर, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। आई धीरे इस सदन में, मतलब सदन मतलब घर। आई धीरे, धीरे से पुष्प की सुगंध को लेकर पवन आई, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। वातायनों मतलब खिड़की से, मतलब आप लोग कहानी के रूप में देखिए। एक सुबह राधा जी बैठी थी, उदास बैठी थी, उनके जो आंसू थे वो उस जहाँ पे वो बैठी थी उस धरती को भिगो रहे थे। वहाँ से एक शीतल ठंडी पवन आई पुष्प की सुगंध को लेकर, संतापों को विपुल बढ़ाता देख के दुखता हो, धीरे बोली सह दुख उससे श्रीमती राधिका यूं। और फिर वो जो है, अगर आप लोग देखिए कोई आपका दुख, अगर आपके ऊपर दुख है तो कोई हंसता है तो वो भी आपको खराब लगता है। तो उसी तरह राधा जी भी बोल रही हैं कि हे पवन, तुम मेरे संतापों को विपुल बढ़ाते मेरे दुख को और भी बढ़ाने क्यों आई हो, दुख के साथ बोली। ये देखिए लिखा है ना, स दुख उससे श्रीमती राधिका यूं बोली, ऐसे यही आप लोग को पढ़ना है। ये मैं आपको पूरा पढ़ाऊँगा, ये इम्पोर्टेंट है, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए जल्दी जल्दी करके हटाइए, फिर उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको, एक एक चैप्टर पढ़ाएंगे। प्लीज़ बने रहिएगा हमारे इसी चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैथिली शरण गुप्त, इनका भी इम्पोर्टेंट है, कैकेयी का अंताप वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक ना एक पक्का आएगा। एक ये पवन द्वितिका से और एक ये शुरुआत के जो दो चैप्टर वो इम्पोर्टेंट होते ही हैं। और उसके बाद आपको एक ये पढ़ना है, क्या हाँ गया यार, शंकर जी का क्या है, हाँ श्रद्धा मन्नू, आप लोगों को पढ़ना ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों को पढ़ना है। ये 3-4 चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, अच्छे नंबर से आप उत्तीर्ण होंगे। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके बताइएगा। नौका विहार, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ना ज़रूरी है। इसमें जो है वो 7, 8, 9 चैप्टर हैं, तो आप लोग 4 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें से आप लोगों का फंस जाएगा। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे हस्तिशेष, तुम अस्थिहीन, गांधी जी को बोला जाता है। तुम ऐसे लगते हो जैसे तुम्हारे अंदर मांस ही नहीं है, तुम्हारे अंदर रक्त ही नहीं है, तुम अस्थिशेष, केवल तुम्हारी वो शरीर की हड्डियां ही बची हैं। ये सब हम आपको पढ़ाएंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वैसे ही 25-20 मिनट से ऊपर हो चुका होगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये परिवर्तन भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। महादेव वर्मा का गीत, ये भी इम्पोर्टेंट है, पर उसके बाद ख़त्म। ये सब अभिनव मनुष्य पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। पुरवा उर्वशी, पर क्या बोलूं क्या कहूं, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे आप लोग को लिखना है, हम एक बार फिर आपको बता देते हैं, ऐसे दूर दूर लिखना है। जैसे अशोक, इधर इतने दूर दूर, अभी और दूर लिखना है अशोक के फूल, क्योंकि वहाँ पे कॉपी जो है वो बहुत बड़ी रहती है, 32-33 पेज की कॉपी रहती है। अशोक के फूल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, से आप लोग को दूर दूर लिखना है। देखिए देखने में भी अच्छा लग रहा है और कॉपी भी जल्दी भरा जाएगी। आप लोग को मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिस पे आप लोग को बताऊंगा कॉपी कैसे लिखी जाती है, कैसी कॉपी होती है, कैसे भरना होता है। 10वीं से अलग होती है कॉपी। आप लोग को सब कुछ मिलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके बाय। फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और कहाँ पे आपका ज़िला पड़ता है, कौन से गांव से बिलोंग करते हैं, क्या आपका ज़िला है वो बताइएगा, तो उस हिसाब से हम आपके खंड काव्य का भी बनाएंगे। और हाँ, एक पंचलाइट वो कहानी का भी आप लोग देख लीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।